समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और शाम ढलने के साथ सूरज का लाल गोला धीरे धीरे समंदर में डूबता जा रहा था। गोवा के एक छोटे से गांव सोनपुर में स्थित पुराना लाइट हाउस, जो कभी मछुआरों के लिए रोशनी का केंद्र हुआ करता था, अब वीरान और सुनसान खड़ा था। 20 साल पहले यह लाइट हाउस अचानक बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां अब सिर्फ आत्माएं रहती हैं। लाइट हाउस के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता रात को वहां से रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है, तो कोई बताता कि वहां से एक औरत के रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन इन कहानियों की सच्चाई कभी किसी ने साबित नहीं की। आदित्य, एक युवा पत्रकार जिसे रहस्यमय कहानियों पर काम करने का जुनून था, इस लाइट हाउस की सच्चाई जानने के लिए गोवा आया था। उसके साथ ही उसकी फोटोग्राफर दोस्त रिया, जो हर नई जगह को अपने कैमरे में कैद करना चाहती थी। आदित्य, ये लाइट हाउस जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी। अगर हम इसे ठीक से कवर करें तो ये हमारी सबसे बड़ी स्टोरी बन सकती है। रिया ने अपने कैमरे को समंदर की ओर घुमाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। ये सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं है, यहां का इतिहास भी काफी पेचीदा है, आदित्य ने जवाब दिया। दोनों ने स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू की। हर व्यक्ति से अलग कहानी सुनने को मिली। एक बूढ़े मछुआरे गोवर्धन ने कहा, यह लाइट हाउस पहले मछुआरों की जिंदगी का सहारा था, लेकिन जब से वो हादसा हुआ सब कुछ बदल गया। कैसा हादसा? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। वो जहाज सागर राज का डूबना। उस दिन तेज तूफान था। लाइट हाउस से रोशनी गायब हो गई थी। जहाज चट्टानों से टकरा गया। सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद से यहां अजीब चीजें होने लगी। केयरटेकर भी गायब हो गया। कहते हैं उसकी पत्नी की आत्मा यहां भटकती है। आदित्य और रिया ने तय किया कि वे लाइट हाउस के अंदर रुकेंगे और रात बिताएंगे। रात के समय लाइट हाउस पूरी तरह सुनसान था। चारों ओर अंधेरा और समुद्र की तेज लहरों की आवाज। आदित्य और रिया ने अपने बैग से टॉर्च और कैमरा निकाला। रिया, ये जगह सच में डरावनी है, आदित्य ने चारों तरफ देखते हुए कहा। डरावनी है पर रोमांचक भी। मैं कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी, रिया ने कहा। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर काई लगी हुई थी और लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने की आवाज कर रही थी। आदित्य, क्या तुमने ये सुना? रिया ने धीरे से पूछा। क्या? जैसे किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। आदित्य ने ध्यान से सुना। उन्हें सचमुच ऊपर की मंजिल से धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और ऊपर की ओर बढ़े। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, एक बंद कमरे के अंदर से हल्की रोशनी दिखी। ये कैसे हो सकता है? लाइट हाउस तो बिजली से पूरी तरह कटा हुआ है, आदित्य ने कहा। रिया ने कैमरा निकाला और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक कमरे के अंदर से एक करुण पुकार सुनाई दी, मुझे बचाओ, मुझे यहां से मुक्त करो। रिया घबरा गई। आदित्य, हमें यहां से जाना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। नहीं, हमें पता लगाना होगा कि ये आवाज किसकी है। जैसे ही वे वापस नीचे आने लगे, सीढ़ियों पर किसी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन हवा में किसी के होने का एहसास हो रहा था। सूरज की पहली किरणों के साथ लाइट हाउस की डरावनी रात की यादें ताजा थी। आदित्य और रिया ने तय किया कि उन्हें लाइट हाउस के इतिहास और वहां के रहस्यों को समझने के लिए स्थानीय लोगों से और जानकारी जुटानी चाहिए। वे सोनपुर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नारायण काका से मिलने गए। नारायण काका लाइट हाउस के बंद होने से पहले वहां काम कर चुके थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उनकी आंखों में लाइट हाउस से जुड़ी पुरानी यादों का दर्द साफ झलक रहा था। काका, लाइट हाउस की आत्मा के बारे में लोग क्या कहते हैं? आदित्य ने पूछा। नारायण काका ने एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है,
ये इंसानी पापों की भी कहानी है। क्या मतलब? रिया ने उत्सुकता से पूछा। 20 साल पहले इस लाइट हाउस का केयरटेकर राजन था। वो अपनी पत्नी माधवी के साथ वहां रहता था। माधवी बहुत सुंदर थी और राजन उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसे इस बात का शक था कि माधवी का रिश्ता लाइट हाउस आने वाले एक अंग्रेज जहाज कप्तान से था। एक रात जब तूफान ने समंदर में तबाही मचाई थी, राजन ने माधवी को उस कप्तान के साथ देखा। गुस्से में उसने माधवी को लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। उसकी चीखें आज भी वहां गूंजती हैं। और राजन? आदित्य ने पूछा। कहते हैं कि उसने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया जहां आप रात को गए थे। कुछ दिनों बाद जब लोग उसे देखने गए तो वो गायब था। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि माधवी की आत्मा वही फंसी हुई है। उस रात आदित्य और रिया ने फिर से लाइट हाउस जाने का फैसला किया। इस बार वे अपनी तैयारी में अधिक सावधान थे। उनके पास एक टेप रिकॉर्डर, कैमरा और पुराने दस्तावेज थे जिन्हें उन्होंने दिन में जुटाया था। रात के 12 बजे जब वे लाइट हाउस के अंदर गए तो माहौल असामान्य रूप से शांत था। यहां आज हवा भी अजीब सी लग रही है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें गिरने लगी। हर तस्वीर के पीछे किसी महिला की खून से लिखी गई मुक्त करो की पुकार थी। सीढ़ियां चढ़ते समय रिया ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आदित्य, यहां कुछ गलत है, हमें बाहर चलना चाहिए। लेकिन आदित्य ने उसे हिम्मत दिलाई। रिया, ये सब हमारे प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, वो बंद दरवाजा इस बार खुला हुआ था। कमरे के अंदर एक पुरानी किताब और टूटा हुआ झूमर लटका हुआ था। किताब में लाइट हाउस के पुराने रिकॉर्ड थे। उन रिकॉर्ड्स में लिखा था कि माधवी ने अपनी मौत से पहले कई बार मदद के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी कमरे के कोने से एक छाया बाहर निकली। वो एक महिला की आकृति थी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी डरावनी आवाज कमरे में गूंजी। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हुआ था? महिला ने अपना हाथ उठाया और झूमर के नीचे एक चिन्ह की ओर इशारा किया। वो चिन्ह जहाज के कप्तान के नाम का प्रतीक था। मुझे धोखा दिया गया, मुझे न्याय चाहिए। आत्मा ने आदित्य और रिया को लाइट हाउस छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन आदित्य ने वादा किया कि वो उसके साथ हुए अन्याय का सच सबके सामने लाएगा। अगर तुमने मेरा सच उजागर नहीं किया तो मैं तुम्हें कभी यहां से जाने नहीं दूंगी, आत्मा ने कहा और गायब हो गई। अगले दिन आदित्य और रिया ने जहाज के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्हें पता चला कि कप्तान का नाम जेम्स रॉबर्ट्स था और वो अक्सर इस लाइट हाउस पर आता था। माधवी और जेम्स के बीच गहरी दोस्ती थी, जिसे राजन ने गलत समझ लिया। आदित्य ने यह भी पाया कि माधवी ने लाइट हाउस के दायरे में एक छुपा हुआ कमरा बनाया था, जहां वो जेम्स के साथ मिलकर मछुआरों की मदद के लिए योजनाएं बनाती थी। ये कमरा राजन की नजरों से छुपा हुआ था। आदित्य और रिया ने जहाज के रिकॉर्ड्स और नारायण काका की दी गई जानकारी के आधार पर लाइट हाउस में छुपे हुए कमरे की तलाश शुरू की। तीसरी मंजिल पर, जहां से आत्मा प्रकट हुई थी, उन्होंने दीवार पर लगे एक पुराने नक्शे को देखा। नक्शे के पीछे एक गुप्त सुरंग का संकेत था, जो लाइट हाउस के तहखाने की ओर जाती थी। वे तुरंत सुरंग की ओर बढ़े। सुरंग अंधेरी और सड़ी हुई लकड़ी की सीढ़ियों से बनी थी। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। कमरे में कई पुराने जहाजों के मॉडल, माधवी की तस्वीरें और एक टूटा हुआ डायरी पड़ा हुआ था। डायरी माधवी की थी। उसमें उसने लिखा था, राजन को मुझ पर शक हो गया है। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि मैं जेम्स से सिर्फ मछुआरों की मदद के लिए मिलती हूं,
लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उस रात जब तूफान आया था, मैंने जेम्स को लाइट हाउस पर बुलाया था ताकि हम मछुआरों को बचाने की योजना बना सके। लेकिन राजन ने इसे मेरा विश्वासघात समझ लिया। उसने मेरी बात सुने बिना मुझे मार डाला। डायरी पढ़कर रिया की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य, माधवी निर्दोष थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। राजन ने सिर्फ अपने शक के कारण उसकी जान ले ली। हमें माधवी की आत्मा को यह बताना होगा कि अब उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। जैसे ही वे डायरी को लेकर बाहर निकले, लाइट हाउस अचानक हिलने लगा। चारों ओर हवा का तूफान सा बन गया। सीढ़ियां चरमराने लगी और छत से झूमर गिरने लगा। अचानक माधवी की आत्मा फिर प्रकट हुई। तुमने मेरे कमरे को छुआ, तुमने मेरी कहानी पढ़ी। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। हाँ माधवी, हमने सच्चाई जान ली है। राजन ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, लेकिन अब हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। आदित्य ने आत्मा से कहा। आत्मा शांत हो गई। उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। अगर तुम सच में मेरी सच्चाई दुनिया को बताना चाहते हो तो पहले जेम्स रॉबर्ट्स का पता लगाओ। वो मेरी आखिरी गवाही का हिस्सा है। आदित्य और रिया ने जेम्स रॉबर्ट्स के बारे में और जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि जेम्स उस जहाज दुर्घटना में बच गया था, लेकिन बाद में उसका नाम इस कांड में लिप्त बताया गया। कुछ लोग मानते थे कि जेम्स ने ही लाइट हाउस की रोशनी बंद की थी, जिससे जहाज चट्टानों से टकरा गया। उनकी खोज उन्हें गोवा के एक पुराने चर्च तक ले गई, जहां जेम्स के बारे में रिकॉर्ड रखे गए थे। चर्च के पादरी ने बताया, जेम्स को इस बात का पछतावा था कि वो माधवी को नहीं बचा पाया। उसने अपनी सारी जिंदगी ये सच छुपाने में बिताई कि माधवी निर्दोष थी। मरने से पहले उसने ये पत्र लिखा था। पादरी ने उन्हें एक पत्र दिया। उसमें लिखा था, मैं जेम्स रॉबर्ट्स कसम खाता हूं कि माधवी ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो एक सच्ची और ईमानदार महिला थी। राजन ने उसे गलत समझा और मेरी वजह से उसकी जान चली गई। आदित्य और रिया ने माधवी की आत्मा को वो पत्र दिखाया। देखो माधवी, जेम्स ने तुम्हारी बेगुनाही साबित की है। तुम्हारा नाम अब साफ है। माधवी की आत्मा ने पत्र को पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सालों तक मैं इसी सच्चाई का इंतजार कर रही थी। अब मैं शांति से जा सकती हूं। माधवी की आत्मा ने लाइट हाउस के ऊपर से एक आखिरी बार समंदर की ओर देखा। आदित्य और रिया, तुमने मुझे वह दिया जो कोई और नहीं दे सका, मेरी मुक्ति। इसके बाद आत्मा धीरे धीरे हवा में घुल गई और लाइट हाउस फिर से शांत हो गया। आदित्य और रिया ने इस कहानी को एक अखबार के माध्यम से दुनिया के सामने लाया। लाइट हाउस को अब शांति का प्रकाश कहा जाने लगा, लेकिन एक रहस्य अभी भी अनसुलझा था। एक रात जब रिया ने अपने कैमरे के शॉट्स को देखा तो उसमें माधवी की धुंधली परछाई दिखाई दी। वो लाइट हाउस की खिड़की से समंदर की ओर देख रही थी। क्या आत्मा वाकई मुक्त हुई या वो अब भी वहां है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा,